हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने आपको बताया था फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनके मासेस क्या हैं, उन पे चार्ज क्या है, ठीक है, और किसने किस पार्टिकल को डिस्कवर किया, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एक्चुअली यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एटम की स्ट्रक्चर को किस तरीके से साइन किया जाए। तो इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना अपना मॉडल प्रपोज किया, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हो, प्रीवियस चैप्टर में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में साफ बताया गया था कि जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। कहने का मतलब एटम और भी पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। कहने का मतलब एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी मैटर का, जो कि इसे और भी अदर पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको इंडिविजिबल कहा गया था और इनडिस्ट्रक्टिबल भी बोला गया था। तो जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है, इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताई गई। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स, देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जब डिस्कवरी हो गई तो बात यहाँ पे ये सामने आने लगी कि कहीं ना कहीं एटम भी अदर दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है। किस में? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में। बाद में न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई तो ये भी पता चला कि एटम जो डिवाइडेड है किस में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल नहीं है, वो क्या है, डिविजिबल है। एटम भी क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। अब एटम अगर डिविजिबल हैं और ये एटम के अंदर अगर प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, तो सबसे बड़ा यहाँ पे बात ये आती है कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी वो जो था वो फेल्योर हो गया, ठीक है। मतलब जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, ठीक है, पहली जो उन्होंने प्रपोज की थी थ्योरी, इसका मतलब वो गलत साबित हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि एटम्स क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। कहने का मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये कब पता चला? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। देखो बच्चों, मेनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत अलग अलग तरह के एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किया, ठीक है, स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर के साइन करने के लिए। जिसमें सबसे पहले साइंटिस्ट आए जे थॉमसन, जिन्होंने अपना पहला मॉडल प्रपोज किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ठीक है। तो किस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या बताया। सबसे पहले अगर हम बात करें थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम की, तो इन्होंने क्या बताया कि जो थॉमसन मॉडल होता है, मतलब जो इन्होंने मॉडल प्रपोज किया, उस मॉडल में इन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर ब्लैक सीड्स प्रेजेंट होते हैं और एडिबल पार्ट जो होता है जिसको आप खाते हो दैट इज़ रेड कलर का होता है, तो एडिबल पार्ट और ब्लैक सीड्स को उन्होंने कंपेयर किया कि जो ब्लैक सीड्स हैं उन्हें पॉजिटिव स्फीयर बताया। जैसा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से ये पता चल चुका था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव पार्टिकल होता है, जबकि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है। तो इस मॉडल के प्रपोज होने से पहले ये पता चल चुका था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स भी होते हैं एटम के अंदर। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट हैं एटम के अंदर, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमें ये बताना है कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए एटम का। इस चीज़ को थॉमसन ने समझाने की कोशिश की, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि वाटरमेलन के अंदर जो ब्लैक सीड्स प्रेजेंट हैं उन्होंने ये बताया कि ये प्रोटॉन है। इन्होंने क्या कहा कि ये सभी क्या हैं, सॉरी, ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। जो ब्लैक सीड्स था उसको उन्होंने नेगेटिव पार्टिकल्स नाम दिया, और जो एडिबल पार्ट था रेड कलर का जो होता है वाटरमेलन के अंदर, उन्होंने उस चीज़ को कंपेयर किया किससे, पॉजिटिव स्फीयर से कंपेयर किया। कहने का मतलब उनका ये था कि जो ये मॉडल होता है, इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स सेम उसी तरीके से एम्बेडेड होते हैं जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर ब्लैक सीड्स एम्बेडेड होते हैं, और उसके चारों तरफ जो एडिबल पार्ट होता है उसको उन्होंने क्या कंपेयर किया, किसके साथ, पॉजिटिव स्फीयर के साथ। कहने का मतलब हर एक
सीट्स जो होता है वो पॉजिटिव स्फीयर से घिरा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन्स से घिरे होते हैं, पॉजिटिव स्फीयर से घिरे होते हैं, जिसकी वजह से ये इन्होंने ये बताया कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये वर्ड उन्होंने यूज किया था। ठीक है, तो थॉमसन प्रपोज दैट द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पडिंग। ठीक है, सो इट इज आल्सो नोन एज प्लम पडिंग मॉडल, इसे प्लम पडिंग मॉडल भी कहा जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक क्यूरेंट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पडिंग। देखो बच्चों, स्क्रीन पे आप देखो तो एक डायग्राम है, दिस इज द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। देखो इस मॉडल, इसका स्ट्रक्चर आप जरूर बना लेंगे अपने फेयर कॉपी में। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया है और इस सर्कल के बीच में नेगेटिव चार्जेस भी दिख रहा होगा। देखो ये सभी क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, दीज आर नेगेटिव पार्टिकल्स। अब इन नेगेटिव पार्टिकल्स के चारों तरफ जो है वो क्या है, दैट इज पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इन्होंने क्या बताया थॉमसन ने, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, और इनके चारों तरफ जो ये स्फेरिकल पार्ट है या जो ये स्पेस है, इस स्पेस में क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है, कहने का मतलब प्रोटॉन्स हैं। तो इन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया और ये मॉडल के थ्रू उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। थॉमसन ने अपने इस मॉडल के बाद दो स्टेटमेंट भी प्रपोज किया, जिसमें पहले स्टेटमेंट में इन्होंने बताया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। जो एटम्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स से बने होते हैं और उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर द इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम्स एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड स्टेबल। कहने का मतलब जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और साथ में एटम्स क्या होता है, स्टेबल भी होता है। तो इस मॉडल को, मतलब ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे पहला मॉडल दिया गया था थॉमसन के थ्रू, और थॉमसन ने ये जो मॉडल प्रपोज किया, इस मॉडल से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आई कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और साथ में स्टेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया कि एटम स्टेबल होते हैं। लेकिन ये भी मॉडल उतना ज़्यादा सही नहीं माना गया। ठीक है, बाद में ठीक है ये देखा गया कि ये मॉडल फेल्योर हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बताया कि एम्बेडेड होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ना कि वो एम्बेडेड होते हैं। जैसा कि थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अब रदरफोर्ड आते हैं, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड काफ़ी इंटरेस्टेड थे कि इस चीज़ को बताने के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किस तरीके का है एटम के अंदर, इस चीज़ को वो जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। ठीक है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था रदरफोर्ड ने, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो सेकेंड मॉडल आया, ठीक है, वो रदरफोर्ड ने दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, कुछ चीज़ों का सिलेक्शन किया सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले। तो रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। रदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, इन्होंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, ठीक है, इस चीज़ के लिए। एंड in this experiment fast moving alpha particles were made to fall on thin gold foil। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स, किसको, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं जनरली, देखो बच्चों, अल्फा पार्टिकल्स जो होता है वो एक तरीके का पॉजिटिव पार्टिकल होता है, कहने का मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ये। ठीक है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल्स का इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया था गोल्ड फाइल पे, कहने का मतलब गोल्ड मेटल इन्होंने सेलेक्ट किया था। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट में कभी कभी क्वेश्चन से पूछा जाता है कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी इसे कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया था इन्होंने एक थीन शीट ऑफ गोल्ड फाइल पे।
ठीक है, थीन गोल्ड फॉयल पे इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया था। तो इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसे अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि गोल्ड इन्होंने क्यों चूज किया, इसके अलावा कोई अदर मेटल्स क्यों नहीं लिया। तो देखो बच्चों, गोल्ड जो होता है इसकी बहुत पतली सीट बनाई जा सकती है। मतलब अदर मेटल्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो एकदम थिनेस्ट सीट में कन्वर्ट हो सके, लेकिन गोल्ड के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है। मत करिएगा आप लोग ना, इसको सब मटेरियल रहेगा इसमें। थीन गोल्ड फॉयल जो होते हैं, ठीक है, मतलब जो गोल्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है गोल्ड को। इसलिए रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड मेटल को चूज किया था। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ चीज़ों, इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले उन्होंने कुछ चीज़ों का सिलेक्शन किया। सबसे पहले ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वांटेड एज थीन अ लेयर एज पॉसिबल। वो बहुत ही स्मॉल थीन लेयर चाहते थे कि हमको ऐसा मेटल मिले जिसका हम बहुत पतला थिनेस्ट लेयर बना सके। दिस गोल्ड फॉयल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। कहने का मतलब ये जो गोल्ड फॉयल था वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। इन्होंने क्या बताया कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जनरली ये डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस होते हैं। कहने का मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स होता है वो जनरली हीलियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कभी कभी आप देखोगे तो हीलियम को 2 4 हीलियम 2 4 को अल्फ़ा पार्टिकल्स नाम दिया गया है। ठीक है, बिकॉज ये सिमिलर होता है। ठीक है, क्योंकि हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है और इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 2 है। उसी तरीके से अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास भी क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इसको कंपेयर किया गया हीलियम न्यूक्लियस से। तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फ़ा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है ये डिफ्लेक्टेड भी होता है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसमें ये देखा गया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्टेड होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द गोल्ड एटम्स। जो गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट है, गोल्ड सीट ली गई है तो जाहिर सी बात है गोल्ड सीट में सारे एटम्स किसके होंगे, गोल्ड एटम्स के होंगे। और गोल्ड एटम्स में जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से डिफ्लेक्ट होते हैं। डिफ्लेक्शन होगा तभी हमें एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मिलना मुश्किल है। सिंस द अल्फ़ा पार्टिकल्स वेयर मच हैवियर दैन द प्रोटॉन्स। ये भी देखा गया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा हैवियर होते हैं दैन प्रोटॉन्स। एंड ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इन्होंने जब किया तो ये थीन सीट्स हैं। दिस इज़ द गोल्ड फॉयल, ये सभी क्या हैं, गोल्ड फॉयल हैं, थीन सीट्स हैं। इन थीन सीट्स पे जब अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया गया तो इन्होंने 3 तरह की चीज़ें ऑब्जर्व की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, देखो बच्चों, ये डायग्राम है, इसको बना लेंगे आप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है। इसमें ये थीन लेयर्स लिए गए हैं गोल्ड फॉयल के और इस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस अल्फ़ा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट के बाद ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे रेस थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो कि सीधे निकल जाते हैं बिना किसी डेविएशन के। और कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स के रेस थे जो कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, उनमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होकर, ठीक है, वो एंगल बनाते हुए निकल जाते हैं, स्मॉल एंगल बनाते हुए। और कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो कि वापस कम बैक हो रहे थे। ठीक है, रीबाउंड हो रहे थे। ठीक है, तो ये 3 तरह की कंक्लूजन ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दिया। ठीक है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है,
तो ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस देखा एक्सपेरिमेंट में। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, कि बहुत सारे ऐसे लाइंस थे और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास हो जाते हैं, गोल्ड फॉयल से आर पार निकल जाते हैं। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे दूसरे कंक्लूजन में जो कि डिफ्लेक्टेड होते हैं, स्मॉल एंगल के साथ डेविएट हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ इन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो अपीयर टू रीबाउंड, जो वापस टकराने के बाद किसी चीज़ से वो वापस कम बैक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का भी कॉन्सेप्ट आया था। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, इस चीज़ को रदरफोर्ड ने ही बताया था। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो देखो बच्चों, जो पहला ऑब्जर्वेशन है उससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला। ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन दिया। ये कंक्लूजन्स बुक में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो जो पहला ऑब्जर्वेशन था, जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स, जो स्ट्रेट लाइन से होते हुए गोल्ड फॉयल से आर पार निकल जाते हैं। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि कहीं न कहीं एटम के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं। ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या बताया, कंक्लूजन क्या दिया कि कहीं न कहीं एटम के स्पेस में, मतलब एटम के अंदर कुछ एम्प्टी प्लेसेस हैं, इसी वजह से ये कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो आर पार निकल जा रहे हैं। ठीक है, विदाउट डिफ्लेक्शन। और इन्होंने दूसरे ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा था कि बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो क्या कर रहे थे, स्मॉल एंगल से डेविएट होके, ठीक है, एंगल बनाते हुए निकल जा रहे थे। तो इससे उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये कंक्लूजन निकाला कि अगर अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो कहीं ना कहीं एटम के बीच में, एटम के सेंटर में कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर प्रेजेंट है। और इसी वजह से जब ये अल्फा पार्टिकल उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के पास पहुंच रहा है, तो उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जो एटम के अंदर प्रेजेंट है, और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो जब वहाँ पहुँचता है ये एटम के पास, उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के पास जब पहुँचता है, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों में रिपल्सन कॉज होगा, दोनों के चार्जेस सेम होंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि हल्का सा डेविएशन होता है, और डेविएशन होने से ये स्मॉल एंगल बनाते हुए क्या होते हैं, आर पार निकल जाते हैं। तो स्मॉल एंगल के थ्रू जो डेविएट हो रहे थे अल्फा पार्टिकल्स, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या बताया कि कहीं ना कहीं एटम के अंदर पॉजिटिव स्फीयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव स्फीयर उसके अंदर प्रेजेंट है एटम के अंदर। इस दूसरे ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन दिया। और तीसरे ऑब्जर्वेशंस में क्या बताया गया कि बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो बीच में कहीं ना कहीं किसी चीज़ से टकराने के बाद रिबाउंड हो रहे थे, मतलब वापस आ जा रहे थे। ठीक है, लार्ज एंगल बनाते हुए। तो इन्होंने ये बताया कि एटम के बीच में कहीं ना कहीं कोई हार्ड सबस्टांस, मतलब हार्ड पार्ट है, जो कि उससे टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल्स रिबैक हो रहे हैं। ठीक है, रिबाउंड हो रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जो बीच में कोई हार्ड प्लेस है, उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो बीच में सेंटर में पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है, इसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, रदरफोर्ड ने। उन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव स्फीयर है जो हार्ड होता है। ठीक है, और उस पॉजिटिव स्फीयर को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। और साथ में ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने एटम का मॉडल, इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के स्ट्रक्चर का जो मॉडल था प्रपोज किया। ठीक है, तो इसके मॉडल को किस तरीके से इन्होंने, इसका डायग्राम क्या है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। आप बस यहाँ तक ऑब्जर्वेशंस नोट कर लेंगे, और कंक्लूजन भी आप बुक में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन्स दिया, तीनों कंक्लूजन्स और तीनों ऑब्जर्वेशंस आप जरूर लिख लेंगे और डायग्राम भी बना लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इनके लिमिटेशंस की बात करेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बहुत सक्सेस नहीं रहा था, इनके भी काफ़ी ड्रॉबैक्स रहे। और इसके बाद एक तीसरा मॉडल भी प्रपोज किया गया, ठीक है, जिसको बोर ने दिया था। ठीक है, बोर और बरी। ठीक है, तो बोर मॉडल ऑफ एटम
हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से स्ट्रक्चर, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो 90% असाइन कर लिया था कि हाँ यही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और कुछ इसमें कमियां थोड़ी बहुत थी जिसको रिमूव किया था बोर ने। ठीक है, तो ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।